मेरे 2 ब्रदर्स की डेथ होने के बाद मैं तीसरे में मेरा प्रवेश हुआ और मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल उतनी वांटेड नहीं हूँ, अनवांटेड चाइल्ड हूँ। लेकिन इन सब बातों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे जन्म के बाद मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और मैं अपने आप को हमेशा अकेली पाती थी और उस समय लगता था कि मेरे साथ कौन, और मुझे लगता था कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। लेकिन मुझे एक क्रेविंग था कि मेरी मॉम मेरा टाइम मुझे दे, ये मेरे फादर दें, क्योंकि वो सारे बिजी थे मेरे जो इकलौते भाई बच गए उसके सर्वाइवल के लिए। मैंने कहा अरे मैंने क्या कमिटमेंट कर दिया, मैंने तो वेजिटेरियन बनने के लिए कमिटमेंट कर दिया। फिर वो कमरे में फिर से बुलाया मुझे और मुझे लगा नहीं मैं तो नहीं कर सकती ये। फिर मेरी उनसे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई और पत्नी जी ने मेरे मुंह पे ऐसे एक किताब फेंक के मारी वेजिटेरियन पे कि आप पढ़िए इसको, क्योंकि वो मेरे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को जान चुके थे। फिर मैंने वो किताब जैसे उनके सामने लेके पढ़ना शुरू किया, मुझे उस किताब में सारे जानवर एक्चुअल फॉर्म में दिखने लगे और वो जानवर मुझे रोते हुए दिखे। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर आत्मा कुछ न कुछ सीखने के लिए धरती पर जन्म लेती है और अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए भी आती है। तो आज हमारे साथ रायपुर से फुलतुसी चक्रवर्ती जी जुड़ रही हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। उनका जीवन बहुत ही अच्छा है, संघर्ष भी है जीवन में, परंतु अपने संघर्षों को पार करते करते उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों को सिखा भी रही हैं। 11 साल से PSSM के साथ जुड़ी हुई हैं, स्वयं ध्यान करती हैं, औरों को ध्यान करवाती हैं और पिरामिड सेंटर भी चलाती हैं। एक बहुत बड़ा पिरामिड भी कंस्ट्रक्ट हो गया है। और एक और स्पेशल बात है उनके लिए, वह एक स्पिरिचुअल मदर भी है, आध्यात्मिक माँ। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार फुलतुसी जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा। फुलतुसी जी, आपका बचपन कैसा था ये हम जानना चाहते हैं। ये यात्रा जब से शुरू हुई तब हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। एक्चुअली मैं अपने घर में मेरे 2 भाइयों के बाद मेरे 2 ब्रदर्स की डेथ होने के बाद मैं तीसरे में मेरा प्रवेश हुआ और तीसरा एक मेरा ब्रदर था, वो भी सर्वाइवल मोड में काफ़ी प्रीशियस था। तो थर्ड चाइल्ड में मेरा भी सर्वाइवल और मेरे ब्रदर का एक साथ। तो उस समय मेरे लिए घर में आना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली बात थी और मेरे पेरेंट्स के लिए अपने भाई को या उस समय जो ज़माना था तो बेटे के लिए ज़्यादा सबके मन में था। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शायद मैं अपने मदर के वूम से ही मुझे ये एहसास था कि मेरे लिए ज़्यादा वेलकम नहीं है और चूंकि घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे तो एक स्कैर्सिटी माइंडसेट साथ वो लोग मुझे मेरी तैयारी कर रहे होंगे और मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल उतनी वांटेड नहीं हूँ, अनवांटेड चाइल्ड हूँ। लेकिन इन सब बातों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे जन्म के बाद मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और मैं अपने आप को हमेशा अकेली पाती थी और उस समय लगता था कि मेरे साथ कौन। तो मैं कई बार पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनके साथ बातचीत करना मेरा एक रूटीन रहता था। और मेरे जो एल्डर ब्रदर जिसकी ऑलरेडी 1 साल की उम्र में डेथ हो चुकी थी, मैं कई बार उनसे कम्युनिकेट करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मेरे लिए एग्जिस्ट करते थे। मैं उनके चप्पल, उनके जो भी उनकी जो ड्रेस मटेरियल, सब चीज़ों से मैं खेलती थी और मुझे उनका प्रेजेंस बिल्कुल महसूस होता था। ये तो धीरे धीरे जब मैं समझने लगी कि अच्छा ये तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमारी लाइफ में, तो मुझे आश्चर्य भी होता था। कई बार मैं सोचती थी कि ओके ये होता होगा और उसी प्रकार से
एनिमल्स से, हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स पाले जाते थे, डॉगी था, चिकन वगैरह सारी चीज़ें। बट चूंकि हम लोग एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली से थे, तो जब भी उनकी कभी किलिंग होती थी मुझे बहुत तकलीफ होता था, और ऐसे वो लोग मुझे कहते थे कि हमें बचाओ। तो मुझे लगता था मैं इनसे कैसे बात कर सकती हूँ, और वो लोग मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करते थे। इवन जो एनिमल्स रहते थे वो कब कहाँ सोने जाने वाले हैं, उनका घर कहाँ पे है, छोटे छोटे मुर्गी के जैसे घर रहते, तो वो लोग मुझे अपने घर तक लेके चलते थे। एंड ये टोटल साइलेंस में हम लोग का कम्युनिकेशन होता था। फ्लावर्स के साथ में कि आज मैं मुझे कौन से फ्लावर के साथ, अगर लगता था कि कल मुझे आपका ये मुझे चाहिए कि आप ब्लूम करो, तो मैं कम्युनिकेट करती थी और नेक्स्ट डे वही फ्लावर ब्लूम करता था। तो ये सब एक तरफ मेरे लिए एक गेम था, और वहीं पे मैं अपने पेरेंट्स का अटेंशन भी सीख करती थी। तो होता ये था कि मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी सब जगह काफ़ी हुड़दंग करती थी कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें कि ये बच्चा काफ़ी नोटोरियस है, और घर में आके कंप्लेन करे तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ध्यान दें। अट्रैक्शन आप ले रहे थे किसी भी बहाने से मिलनी चाहिए मुझे। जी, और मेरे घर में सबको ही कहते थे कि ये बच्ची बहुत बदतमीज है, ये बात नहीं सुनती है। बट डीप डाउन मैं सोचती थी कि मैं तो आप लोगों से बात करना ही चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि कोई ना कोई कंप्लेन आता था, बहुत सारी पिटाई होती थी, और मैं बिल्कुल निडर थी। आई वॉज लाइक कि मुझे बिल्कुल किसी का डर ही नहीं था, और मुझे लगता था कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। लेकिन मुझे एक क्रेविंग था कि मेरी मॉम मेरा टाइम मुझे दे, ये मेरे फादर दे, क्योंकि वो सारे बिजी थे, मेरे जो एकलौते भाई बच गए उसके सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा बचपन आगे बढ़ता गया, और मैंने अपनी डायरी भी लिखनी शुरू करी, और मुझे लगता था कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। तो मैं उस दर्द को अपने आप में छुपाते छुपाते मेरे अंदर एक एंगर बनने लगा, और उस एंगर को मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी बदतमीजियां करने शुरू करी कि किसी भी तरीके से पेरेंट्स को मुझे अब नीचे दिखाना है। ये मेरे अंदर शुरू था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में मुझे जो वो पार्शियलिटी दिखती थी कि एक ब्रदर के लिए एक अलग फीलिंग, बट मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर एक फियर है कि वो अपने बेटे को बचाना चाह रहे हैं। बट इस दौरान मेरे अंदर एक नफरत और एक गुस्सा शुरू हो चुका था। और बंगाली फैमिली में दुर्गा पूजा होता है, तो हम लोग देवी माँ को बहुत मानते हैं, तो मैं उस समय कम्युनिकेट करना देवी माँ से भी मेरा शुरू हो चुका था। तो मेरी मॉम एक बार मुझे पकड़ के ले गई कि चलो तुम्हें दीक्षा दिलाते हैं, तुम इतनी नोटोरियस हो, तुम कभी शांत हो जाओगी। तो हमारे गुरुजी पर यहाँ पे अभी जो योगानंद जी के ही सीरीज में उनके जो शिष्यास वगैरह आते थे, वो लोग हमें दीक्षा देते थे बंगालीज को। तो उनके एक गुरुजी आए और उन्होंने मुझे जब दीक्षा देने की कोशिश की कि आप ये मंत्र जाप करिए, तो मैंने बोला इस मंत्र से क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप किसको मानते हो? मैंने कहा मैं शिव जी को मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तब मेरा एज करीब क्लास 3 या 4 में रही होंगी। अच्छा, 3-4 में हाँ, आपका ये सब शुरू हो गया? यस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदमाशी मेरी शुरू थी। तो मॉम को लग रहा था कि कैसे भी करके इसको शांत किया जाए। तो वो जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा कि आप ये मंत्र करिए। मैंने कहा ये मंत्र करने से क्या मुझे भगवान दिखेंगे? तो बोले कि मंत्र करने से तो नहीं दिखेंगे, बट मंत्र करते रहो, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा जब मंत्र करने से दिखेंगे ही नहीं भगवान, या मैं मिल नहीं पाऊंगी, तो मैं क्यों करूं इस मंत्र को? अब वो गुरुजी के पास कोई आंसर नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, जैसे सरसों के दाने में तेल होता है, वैसे ही इस मंत्र के भीतर तुम्हारे भगवान छिपे हैं। तो मैंने कहा मेरे को भगवान पहले दिखना चाहिए तो ही मैं इस मंत्र को करूंगी। तो मैंने बोला जब सरसों के भीतर तेल होता है वो तो दिखता है निकालते समय। उस समय मुझे अभी तक आई हैव नो आइडिया कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर पाती थी। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आपके बच्चे को ले जाइए, और ये कर ली तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बस की तो बात नहीं है इसको आंसर को सेटिस्फाई करना। और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि जब ये मुझे आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं, मैं इनकी बात क्यों सुनूं? तो फिर मुझे पिटाई पड़ी कि जितना जो बड़े कहते हैं उसको सुनना चाहिए, इतने क्वेश्चंस करते हो तुम, बदतमीज हो। वो एक लेवल होता जा रहा था। बट एनी हाउ मैंने स्टार्ट किया वो मंत्र वगैरह करना, तो थोड़ा थोड़ा तो शांति आती है। बट दुर्गा पूजा वगैरह में गॉडेस के साथ कम्युनिकेट करना, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं एक पावर मेरे में अंदर डेवलप होने लगा था, क्योंकि मैं अपने आप के साथ समय बहुत ज़्यादा बिताने लगी थी। तो ये नहीं पता था कि ये मैं किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ,
मुझे आइडल्स लगता था कि बात कर रहे हैं, और मैं उनके साथ सारे कंप्लेंट्स करती थी कि मेरी मॉम ने आज मुझे डांट लगाई, मेरे ब्रदर ने ये किया। तो ये धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया। तो आप जैसे मंत्र जाप से या आपने शुरू किया तो आपको ऐसे फीलिंग रहने लगी कि आप थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हो गए, आपको आप थोड़ा ठहराव में आना शुरू हो गए कि तब तक शरारतें ही चल रही थी? नहीं, मंत्र जाप मैं जब तक करती थी तभी तक शांत रहती थी। अच्छा। और जैसे ही मंत्र खत्म फिर मैं उठ के बदमाशी मेरी चालू रहती थी। तो उस टाइम पीरियड में अगर चलो एग्जाम है तो मम्मी ने कहा कि चलो मंत्र जाप कर लो, तुम्हें इससे फायदा मिलेगा, तो वो उतनी देर तक के लिए मैं हार्डली 10 to 15 मिनट मैं शांत बैठती थी, क्योंकि मुझे वो मंत्रों को काउंटिंग करना है। और जैसे काउंटिंग खत्म मैं बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाती थी। तो मॉम को भी लगता रहता था कि यार मतलब हम इतना मानते हैं, इतना सब कुछ है, इस पे कोई असर क्यों नहीं होता है, राइट। और मेरे लिए दुर्गा पूजा मतलब कपड़े खरीदना, मस्ती करना। लेकिन उस दौरान एक समझ आ रहा था कि कुछ कम्युनिकेशन, कुछ समथिंग इज हैपनिंग, मतलब मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा भर रहा था कि मैं कोई भी चीज को स्वीकार नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ज्यादा ब्लेमिंग मोड में थी। गुस्सा था मॉम के ऊपर कि कैसे भी करके मॉम को कैसे मैं परेशान करूं, और वो मेरे साथ समय बिताए, मेरे भाई को इतना टाइम क्यों देती है। तो ये भीतर चल ही रहा था। और इसी प्रकार पढ़ाई वगैरह में भी क्या होता था कि मुझे लॉजिकल सब्जेक्ट्स नहीं समझ आते थे। तो टीचर से भी पिटाई पड़ती थी। और मैं म्यूजिक हो वो सब में मुझे इंटरेस्ट आता था, लेकिन लगता था कि मुझे कुछ और सीखना है, मैं ये सब सीखने के लिए नहीं हूँ। तो मेरे मार्क्स भी अगर कभी कम आते थे, बट टीचर्स कहते थे आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। साइंस वगैरह में मेरे आते थे, तो लेकिन लेवल ये होता है एक बच्चे का कि ये मैथ्स नहीं कर पा रहा है, ये अगर लॉजिकल कोई रीजनिंग नहीं कर पा रहा तो ये डफर है। तो वो लेवल मेरे ऊपर होता था। वो लेवल भी लग गया आपको? लग चुका था कि ये पढ़ाई में कमजोर है जी। लेकिन बाकी टीचर्स साइंस वगैरह के वो कहते थे कि नहीं ये तो इसको इंटेलिजेंस तो काफी अच्छा है। मैं आंसर्स प्रॉम्प्ट काफी देती थी। तो यहाँ कुछ मिसमैच हो रहा था। मैं अपने आप को समझती थी कि ये मुझे नहीं पढ़ाई करना है, लेकिन उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मुझे लगता था पढ़ाई करेंगे तो ही मेरा कोई समाज में या सोसाइटी में नाम होगा। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, और उस दौरान ये होता था कि मार्क्स आ भी गए, लेकिन एक अलग ही अनसेटिस्फैक्शन मेरे अंदर रहता था। अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। फिर कभी लगता था शायद मुझे कोई अपनी वैलिडेट करे कि नहीं ये बच्ची अच्छी है, क्योंकि एक बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, हर किसी को चाहिए प्रोत्साहन, तो चाहिए ही चाहिए जी ना? और एक बाहर से लेवल कि, और शायद इसलिए पेरेंट्स मेरे को प्यार करने लगे कि चलो ये आपकी असली भूख थी कि आपके पेरेंट्स, माता पिता आपको समय दे जी। लेकिन इस बीच ये बहुत अच्छा होता गया कि मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का इम्पैक्ट कम पड़ा। अच्छा। एक तरीके से बच्चा उस समय नहीं समझ रहा है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा मौका मिल रहा था, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे ब्रदर के ऊपर उसका सुबह से रूटीन मेरी मॉम फिक्स करती थी। अभी ब्रश करना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। यस। उस सब का मुझे अब समझ में आया कि क्या मतलब था, फायदा क्या फायदा था, क्योंकि वो मेरा खुद का सोल प्लान था। ये मुझे उस समय तो नहीं समझ आ रहा था जी। बट ब्रदर इतना डिपेंडेंट हो गया लाइफ में, धीरे धीरे मैं समझ पाई कि वो बड़े होने के बाद में भी वो पेरेंट्स को ही सीख करता था कि पेरेंट्स ही उसको गाइड करें, और वहीं पे मैं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई। तो आपका बहुत अच्छा, पढ़ाई भी आपने कर ही ली, जितनी जरूरत थी उतनी कर ही ली, है ना? तो इससे आपको इंडिपेंडेंस मिल गया, और आपका सबसे बड़ी जो ग्रोथ थी वो ना चाहते हुए भी हो गई। तो ऐसे जैसे कि एक सोल की प्लानिंग ही होती है कि उसको इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको एटमॉस्फेयर घर का वैसा मिला, और जिसके कारण आपको आगे जाके पता चला कि ये भी मेरे लिए बेनिफिशियल था। यस। वो फ्रीडम मेरे लिए एक्चुअली नीडेड था। तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर, जैसे आप एनिमल्स के साथ बातचीत कर लेते थे, पेड़ पौधों से बातचीत कर लेते थे, तो जैसे आप कह रहे हैं देवी माँ के साथ, तो आपका कभी उस पीरियड में माँ के साथ भी बातचीत का कांटेक्ट आया? जी जी। और मतलब हमारे यहाँ विसर्जन
के दिन आते हैं और मैंने कहा कि आप ही मेरी माँ हो, एंड मैं फील कर पा रही थी कि लाइक गॉडेस जो है वो रो रही हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। मतलब वो आइडल के साथ मैं इतनी वननेस में थी कि मेरा जो दुख है मैं उनकी आंखों से वो फील कर पा रही थी, और इट वाज शॉक फॉर मी कि ये कैसे हो सकता है। और मैंने उनको कहा कि आज से आप मुझे गाइड करेंगे मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी मॉम मुझे टाइम नहीं देती, तो मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहूँगी। तो मेरा रुझान देवी माँ की सब चीज़ों को सीखना, वो साधना करना, पूजा पाठ, उसकी तरफ ऑटोमेटिक मेरा आता चला गया, बढ़ता है। हाँ, और मैं रियलाइज करी कि मेरे अंदर कुछ पावर्स आते जा रहे हैं। आप जब किसी चीज़ फोकस कर रहे हैं और आप उसमें मंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पावर आता जा रहा था बट कोई ज्ञान नहीं था। तो वो जो मिसमैच था, तो मेरा एंगर बढ़ता जा रहा था। अच्छा, एंगर नहीं कम हुआ? एंगर में कोई कमी नहीं थी। अच्छा, एक सेटिस्फैक्शन था कि चलो मेरे पास कुछ एक शक्ति आ रही है, कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कोई तो है, कोई है। लेकिन मुझे वो सब चीजों से कोई ज्ञान नहीं था कि मैं इस पावर का यूज कहाँ करूं। तो मेरा पावर वो मिसयूज हो रहा था, वो गुस्से में निकल रहा था, एंगर में और बढ़ रहा था। यस, या किसी को कर्ज करने में कि चलो मेरे साथ गलत हो रहा है तो आपका भी अच्छा ना हो। तो ये समझ में आया कि आप कोई भी साधना, कोई भी एकाग्रता अगर करते हैं तो आपका नो डाउट आपके अंदर की कुछ तो पावर बढ़ेगा, बट इससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा कि इस चीज का सही उपयोग क्या है, क्यों ये चीजें हमें मिल रही हैं, क्या मेरे इस के उपयोग से किसी का जन कल्याण हो रहा है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को जो शब्द बोल रही हूँ या जो फील कर रही हूँ, वो तो उस तक पहुंच रहा है, अब उस तक भी पहुंच रहा है और मुझ तक भी रिटर्न आ रहा है। तो ये बाउंस बैक भी चल रहा है, लेकिन ये मुझे तब तक नहीं समझ आ रहा था। बस आप कर रही थी वो सब काम चल रहा था जी, ठीक है। तो आपका ये गुस्से का घड़ा जी भरता जा रहा था। तो अब ये गुस्से का घड़ा फटा कब? ये जब मैं कॉलेज में गई, और कॉलेज में एक ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे रूममेट के साथ मेरी काफ़ी अच्छी लड़ाई हो गई और मेरे ब्रदर को लेके कुछ चैलेंजेस थे। तो फिर मैंने बहुत बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट किया। एक पूरी कॉलेज मेरे कारण 1 मंथ क्लोज हो गई और मैं बहुत सीवियर सिचुएशन में थी उस समय। सारा कॉलेज मुझे बॉयकॉट कि तुम्हारे कारण कॉलेज बंद। फिर मेरे को सबने कहा कि अगर इतना गुस्सा है तो सही चीज़ में यूज़ करो। एक्चुअली उसके बाद मेरी पढ़ाई वगैरह में अच्छी सब कुछ, मैं फार्मेसी पढ़ने लगी, सब कुछ होने लगा था, लेकिन ये गुस्से का कोई मैनेजमेंट नहीं था मेरे पास। अच्छा। ये एनर्जी को कुछ देर पढ़ाई तो चल रहा था, बट इसको और कहाँ पे मैं चैनल करूँ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो टीनेजर्स को या तो कुछ देर आप इधर उधर कोई फ्रेंड सर्कल में करेंगे और हमारे या कोई एक्टिविटी, लेकिन उस समय एक्टिविटी का कोई चांस नहीं क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे। तो वो गुस्सा फिर कहाँ निकलेगा, आपके लड़ाई झगड़े में निकलेगा। तो ऐसा ही हुआ और फिर मैंने उसको एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया और बहुत ही वो मेरी लाइफ का अभी तो समझ में आता है कि वो भी एक अच्छा ही पॉइंट था और हम बच गए, इसका मतलब लाइफ में कुछ करना था। और उस समय मेरे टीचर्स, कॉलेज वाले सब ने यही कहा कि जिंदा बचे हो मतलब कुछ तो तुम्हारा लाइफ पर्पस है। तो मैं मन में सोचूं, मैं मरने के लिए कर नहीं रही थी, मैं तो बस गुस्सा निकाल रही थी, मुझे तो किसी भी तरीके से ये करना था। तो समझ में आया कि ये बहुत ही डिजास्टर स्टेप था जो आपने उठाया और ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपने गुस्से के लिए अपने को हर्ट करें और ना ही दूसरों को हर्ट करें। दूसरे पे भी गुस्सा कर रहे हैं तो वो गलत ही हो रहा है। बट वही तब तक कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपको जॉब करना है, आपको पढ़ाई करना है, पेरेंट्स से आप पे इतने पैसे खर्च किए हैं तो आपको ये सब कुछ करना है, हमारी देखभाल करनी है। तो बैक ऑफ द माइंड इतना प्रेशर चल रहा है कि वो जो बच्चा अंदर से तो बच्चा ही रह गया ना, ठीक है वो बड़ा हो गया, टीनेज हो गया, वो कॉलेज में आ गया है, लेकिन उसको कोई ये नहीं समझा पा रहा है कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारा जो बचपन में जो चीज आपको मिस हो गई है उसकी जरूरत है आपको अभी भी है। यस, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे करते करते फिर ये सिचुएशन ओवरकम हुआ। फिर मैं जॉब में आई और फिर जॉब में आने के बाद फिर एक प्रेशर आता है कि अब शादी भी कर लो। तो हमारी लाइफ एक रिमोट कंट्रोल की तरह चल रही है
इस दौरान हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, बट कोई रिव्यू नहीं है कि ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। अब बस हम उस पटरी पे चलते जा रहे हैं। अब मैं बहाव के साथ चलते जा रहे थे। यस, तब तक कुछ ऐसा नहीं था कि आप मोड़ सकते हैं। नहीं, और कुछ पता ही नहीं है कि मोड़ने का कोई तरीका भी है। यस। तो जब हम जॉब में आए, फिर शादी के लिए हुआ, और इधर अंदर से बहुत तकलीफें हैं, लेकिन सबको बाहर में लग रहा है कि यस अभी शादी कर देना चाहिए। किसी को ये नहीं पता कि एक वुंडेड बच्चा अगर मैरिज करेगा तो वो मैरिज को भी वुंडेड करेगा। ये तो मैंने बाद में समझा। तो उसी हालात में अब शादी भी हो गई, और फिर शादी के 1 साल बाद बहुत सारे चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि वो बच्चा अभी भी वो प्यार ढूंढ रहा है। अब वो इन-लॉज में ढूंढ रहा है, इन-लॉज में हस्बैंड में ढूंढ रहा है। अब वो मिसमैच हो रहा है। हस्बैंड उस बच्चे को तो नहीं कुछ फुलफिल कर सकता है। तो ये मिसमैच जब शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा, और अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए मैरिड लाइफ में। और हम बच्चे को कभी ये नहीं सिखाते कि आप रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे। हम हमेशा ये सिखाते कि आपको पैसा कमाना है, आपको पढ़ाई करना है, लेकिन या बाहर की सोसाइटी के संस्कार देते क्या आपने बिहेव करना है। यस, तुम्हारे पास क्या है उसको छोड़ के बिहेव कैसे करना है ये सिखाना। यस। तो अब आप घर पे भी नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप बताए तो आप फेलियर कहलाओगे। तो वो अब फिर अंदर अंदर एक प्रेशर चल रहा है कि अभी कैसे मैनेज करना है, मैनेज से कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा करते करते मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस शुरू हो गए। फिर 2-3 साल ऐसे बीतने लगे, फिर एक अलग प्रेशर कि अब बच्चे कर लो। अभी हम खुद संभले नहीं है, एक और प्रेशर आ गया है। हम दोनों 1 घंटे से ज़्यादा अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, तो एक तीसरे को कैसे लाए। ये एक अलग, मतलब सब समझ में आ रहा है, गड़बड़ियाँ हो रही है, बट क्योंकि अब सब कुछ नॉर्म्स हैं कि अब बच्चे भी आ जाने चाहिए। आपका ये टाइम पीरियड में, ये जैसे खाना हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इतने बजे, लंच नाइट डिनर, ये तो वैसे ही अब इतने दिनों में शादी के बाद इतने सालों में बच्चा आ जाना सब कुछ होना चाहिए परफेक्ट तरीके से, बट नहीं हो रहा है। अभी क्या करना है, टर्निंग पॉइंट तब आया कि अब सबके हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है। साथ में मेरी स्थिति भी और वर्स्ट होते जा रही है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, वो धीरे धीरे गृहस्थ पूरी तरीके से धीरे धीरे बिखर रही है। अब ये मुझे दिखने लग गया। यस जी। और मेरे उसके बाद आया फिजिकली अनफिट। मैं डिप्रेशन में जाने लगी, घंटों में सोने लगी इसके बाद। और कैसे भी करके बस काम करो, घर आओ तो हस्बैंड आए तो फिर उनको फिर ब्लेम करो, ये हो गया तुम्हारे घर वाले, ये, और ये लगता था ये रूटीन चल रहा है। फिर इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इन लॉ एक लग रहा है कि चल रहा है कंटिन्यूटी में। ये ऐसा ही होता है लाइफ। उसके बाद पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, उनके पीछे दवाइयों में खर्च हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर फैमिली से थी, तो हर घर में मेडिसिन वगैरह के नॉलेज सबको था। तो हमें उस समय तक लगता था कि ये बीमारी, लाइफ में चैलेंजेस, ये सब कॉमन है, इसके बिना लाइफ नहीं हो सकता है जी। और जनरली बंगाली फैमिलीज में खाने और क्या बोलेंगे उसको, कि बस अपने आप को कैसे प्रूव करना है, वो चीज, मतलब यहाँ पे इसके बियॉन्ड और कुछ जानना है, कुछ करना है। जबकि इतने सारे हमारे पास लिटरेचर्स है, इतने सारे पोएट्स हैं, तो वो सारी चीजें कभी हम चर्चा में नहीं लाएंगे। हालांकि बंगाल में भी बहुत ज्यादा बंगालीज हैं, पोएट्स है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो सारी चीजें नहीं। हम क्या खाने वाले हैं, हमको उसकी तैयारी करनी है, क्या पहनने वाले, तो ऑल मटेरियलिस्टिक, पहनने का बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा। तो वो सबके कारण घर में लड़ाइयाँ होती थी। तो मुझे लगता था कि लाइफ ऐसी चल सकती है, लाइफ ऐसा ही होता है। मतलब हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो गहने क्या खरीदेंगे, कपड़े क्या खरीदेंगे, वेरस हम गॉडेस से क्या कम्युनिकेट करेंगे, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। तो ये मुझे बाद में समझ में नहीं आया कि दुर्गा पूजा आने से मुझे टेंशन ज्यादा होता है, जहां हमें सुकून के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो ये मिसमैच मुझे समझ में आने लग गया था। फिर जब एक बार पूरा वर्स्ट सिचुएशन आया और मुझे लगा कि मेरी मैरिड लाइफ अब मैं नहीं खींच पाऊंगी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, और शायद मैं अब जी भी नहीं पाऊंगी पूरी तरीके से, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तब फिर मेरे हस्बैंड, चूंकि वो बचपन से ओशो को पढ़ते थे, अच्छा जी, तो उन्होंने, वो ही वॉज ऑलवेज वेरी कूल,
एंड काम। मेरी ऐसी स्थिति में वो हमेशा हंसते थे और कहते थे एक दिन जान जाओगी, खुद को जानो। हाँ, मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। फिर मुझे लगता था शायद सारे ओशो पढ़ने वाले ऐसे ही होंगे जो खुद तो बिंदास रहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ टॉक सुने थे। मैं उनको मंदिर चलने बोलूँ तो ना जाए, मैं उनको बोलूँ मेरे साथ मंत्र साधना करो तो नहीं, बोले तुम सब करके जो तुम्हें मिल रहा है मेरे को नहीं करके सब मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। ये भी एक चैलेंज था आपकी लाइफ के लिए। एग्जैक्टली कि इस बंदे को कोई टेंशन क्यों नहीं है और मुझे इतने सारे टेंशन है और वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मिसमैच हो रहा है हमारे बीच, लड़ाई इसलिए हो रही है कि बंदा सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी कोई नेगेटिव चीजें क्यों नहीं एंटरटेन कर रहा है। तो धीरे धीरे मैंने फिर स्टेप उठाने की कोशिश की कि अब मुझे नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, पुणे में ओशो कम्यून है, एक बार आप ट्राई करिए कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप स्पेंड करिए टाइम, एक बार लाइफ में आपको जाके वहाँ पे अपने आप को जानना है। अभी मुझे तब तक भी नहीं पता कि कहाँ भेजने की तैयारी है। तो मैंने देखा कि हाँ बहुत सारे मेल फीमेल हैं वहाँ पे। एक बोलते हैं ना लाइफ में प्यार की क्रेविंग आती है तो लगता है कि फ्रेंडशिप भी कर लो। तो मुझे भी एक क्रेविंग आई कि चलो इस यहाँ से हटके मैं एक अलग वर्ल्ड में लोगों से फ्रेंडशिप करूंगी तो शायद मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन आएगा, परिवर्तन जो है शायद कुछ ले जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रेंडशिप के लिए नहीं, आप वहां जाइए, आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा। मैंने अपने हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम लड़ते बहुत थे लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने बोला यस। उन्होंने यही कहा था कि ओशो ने हमेशा हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड रहने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि दो दुश्मन हमेशा एक साथ रहे, उसकी जगह दो दोस्त एक साथ रहिए, लड़िए झगड़िए, सब कुछ है, शेयरिंग करिए। तो उनके अंदर ये चीजें मैंने कूट कूट के देखा कि वो जो ओशो कहते थे, वो जो पढ़ते थे, वो चीजें वो वैसे ही जीते थे। लेकिन मेरे लिए वो सारी चीजें स्ट्रेंज थी कि ऐसा कैसे। तो फिर जब मैं पुणे कम्यून गई और उस समय मेरे को सारी चीजें समझ में आई और वो मैंने एक अद्भुत ब्लिस को एक्सपीरियंस किया। तो आप वहाँ पे पुणे के अंदर 1 महीना रहकर आई? नहीं, 1 महीना नहीं, मैं करीब 7 to 10 days में रही। और वहाँ पे मैंने कुछ थेरेपीज किया। तो थेरेपी में मेडिटेशंस हुआ करते थे। फिर उन लोगों ने मुझे अंडरस्टैंड कराया है कि मैं अपने लाइफ पैटर्न को, जो मेरा बचपन है, वो मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरे एनवायरनमेंट, मेरे पेरेंट्स, जिन चीजों से मुझे गुस्सा है, मैं वही सारी चीजें अपनी लाइफ में भी लेके आ गई हूँ, रिपीट। सो व्हाट यू रेजिस्ट दैट इज परसिस्ट। तो मुझे जो चीजें नहीं चाहिए मेरे साथ में, वो चीजें फिर से उन्हीं को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। यस, क्योंकि वाइब्रेशन तो मैं वही दे रही हूँ, तो आपके पास जो है वही तो दे रही है। कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैं लड़ाई ही कर रही हूँ। लड़ाई वाला वर्ड तो कंटिन्यू चल रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें होती गई। फिर मुझे लगा कि अब तो एनफ है, तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरे अंदर में बच्चे के लिए बहुत क्रेविंग था। और आप कोई भी रिलेशनशिप में क्रेविंग से कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक पेरेंट, ये आपने अपने जीवन में ये सीख लिया उस समय जब बहुत मेरी इम्पोर्टेंट लेसन है सभी के लिए। यस, कि अगर हम किसी चीज की क्रेविंग करते हैं तो हम उसको हासिल नहीं कर सकते। जी, आपका ऐसा जी, उसी दौरान क्योंकि मैं क्रेव कर रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे केयर करे। तो जब मैं वो कम्यून में कुछ थेरेपीज करी और थेरेपी में मैंने मेडिटेट करना शुरू कर दिया, अननोइंगली, मुझे नहीं पता था। तो वहां पे अंडरस्टैंड किया मैंने कि मेरे अंदर जो क्रेविंग है कि मुझे एक बच्चा चाहिए या मुझे कोई सपोर्ट करे, तो वो सारी क्रेविंग के कारण मेरे को वो चीजें मिल नहीं पा रही थी। फिर मैं वहां से वापस आई। वापस आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से फिर पूछा कि प्लीज आप मुझे गाइड करो। फिर वो कहने लगे अपो दीपो भव, खुद जानो। और अब तो मेरा एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन कि मुझे अब जानना ही है कि ये क्या है ट्रुथ। अब यहाँ से मेरी एक्सट्रीम खोज शुरू हुई और मुझे लगा कि ये लाइफ मैं नहीं जी सकती हूँ, मुझे कुछ और जीना है और उसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। आपने समझना शुरू कर दिया। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब आप एक हफ्ता, जो भी जितने दिन भी आप पुणे के अंदर ओशो के आश्रम में रहे, जो आपके अंदर ज्वालामुखी बड़ी हुई थी वो धीरे 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 कम हुई, तभी आप थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में पहुंच गए। वहां पे डांस बहुत होता था, तो डांस में एक तरीके से हमारी एनर्जी कभी ट्रांसफॉर्म होती है।
फ्लो हो जाती है। और डांस के साथ साथ फिर आप साइलेंट में बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मेरा पीक आ चुका था। मैं वहाँ पे ये वाला जो इवनिंग सत्संग है पुणे कम्यून में वो मैंने किया और मैं ऑटोमेटिक एक ऑल्टर्ड स्टेट में पहुंच गई। अच्छा, वो चीज को मैंने जब खोज किया कि मेरे साथ क्या हुआ तो उस समय मुझे आंसर मिला था। ये ओशो की बुक में ही मैंने पढ़ा, मर्जिंग विद द सुपर कॉन्शियसनेस। और वो जो मैंने ब्लिस एक्सपीरियंस किया, उस ब्लिस को मैं समझ पाई कि मैं वही ढूंढ रही थी। क्योंकि जब मैंने वो ब्लिस एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे बाहर से किसी के साथ फ्रेंडशिप करने का क्रेविंग खत्म हो चुका था। अच्छा, मतलब आपने फील किया उस ब्लिस को फील। हाँ, और वो शायद हमें जब तक अज्ञानता है तो हम सोचते हैं किसी व्यक्ति विशेष से वो हमें प्राप्त होगा, या जो मुझे क्रेविंग थी, लग रहा था कि मेरी मॉम का प्यार मेरे हस्बैंड में या कहीं, तो उसी सिलसिले में हम ढूंढ रहे हैं कोई फ्रेंड मिल जाए। लेकिन मैंने वो मेडिटेट करते हुए वहाँ पे उस समय, हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ साइलेंट सिटिंग होती है। आफ्टर डांस, इंटेंसिव डांस के बाद आंखें बंद करके बैठा दिया जाता है। तो वो समय जो मेरे अंदर एक फ्लो हुआ चीज़ें, तो मुझे समझ में आया कि मैं मर्ज हो चुकी हूँ कॉस्मोस के साथ। एक कनेक्टिविटी डेवलप हो गया, पूरी तरीके से कुछ ओपन हो गया मेरे भीतर। अब मैं जितना ब्लिसफुल, जितना पीसफुल अपने आप को महसूस कर रही थी, अब मुझे इसके आंसर्स चाहिए थे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ये मैं कुछ नई, एकदम नई कैसे बन गई मैं। आप नई खोज में जाना चाह रही थी कि क्या हो रहा है जी, और मुझे लगने लगा कि मैं कुछ नई बन चुकी हूँ। अच्छा, मेरा फेस टोटली चेंज, सब कुछ चेंज होने लगा। और वहाँ पे लोग भी जो मुझसे उस समय मिले थे, सबने कहा कि समथिंग इज हैपनिंग विथ यू, कोई फ्लावरिंग हो रहा है। अभी मुझे तब तक कुछ नहीं पता। अब इसके बाद मैं वापस घर आई तो हस्बैंड से जब बातचीत किया कि बताओ मुझे इसके बारे में, तो हस्बैंड ने फिर कह दिया कि खुद से जानो, अपने आप पता लगाओ क्या चल रहा है। फिर मैंने बोला कि अब तो मुझे इसकी खोज में निकलना होगा। और मैंने वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग, अलग अलग जगह के बारे में पता किया। लगा कि शायद इन लोगों को पता होगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे सच ओशो के कोई सेंटर्स नहीं थे। तो मैं धीरे धीरे इधर उधर पता करते करते, फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हें मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, तो एक फैमिली है वहाँ पे, शायद उन लोगों का कोई पिरामिड भी है और लोग मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो मैं बिल्कुल बोली कि यस, मुझे जाना ही है। फिर वहाँ पे पता चला कि जेठानी फैमिली, रायपुर की बहुत पुरानी, जो जिनका ब्रेड का बिजनेस, तो वो उनके यहाँ पे पिरामिड है। अब उस पिरामिड में मैं जिस दिन गई और मुझे सेम ब्लिस फिर से फील हुआ। अब ये तो बड़ा मजा आ गया कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मुझे लगा कि क्यों ना फिर मैं ओशो से डायरेक्ट मिलूं, कि आप मुझे टीच करो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो सबने कहा कि नहीं, वो तो शरीर में है ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो मुझे बहुत रोना आया कि ये सब टीचिंग मुझे देगा कौन। तो मैंने फिर से कम्युनिकेट किया कि प्लीज ओशो, आप मेरे को मिलो लिविंग रूप में, और मैं आपसे सब चीजें सीखना चाहती हूँ कि ये ब्लिस क्या है, मैं दुखी क्यों थी और दुख कैसे निकल रहा है। ये मैं आंखें बंद करके बस बैठ रही हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे साथ। और पिरामिड में वो लोग अच्छे से खाना भी दिला के देते थे, बस कहते थे अब यार ध्यान करिए। अब मैं कहती थी देखिए मैं यहाँ बस पड़े रहना चाहती हूँ, तो वो लोग कहते थे कि अच्छा पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोली अजब टाइप के लोग हैं, क्योंकि मैं पुणे कम्यून गई थी तो अराउंड 5-7 डेज में ही 30-40,000 खर्च हो चुके थे। अच्छा। और वहीं पे ये लोग खाना भी फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, सब सप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद आज नहीं तो कल पैसे मांगेंगे। हाँ। ये भी बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था, रहता है जब तक क्लैरिटी नहीं है आपके पास तो होगा। राइट। तो मुझे लगने लगा कि ये लोग कैसे इस प्रकार से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और मन में डाउट तो चल ही रहा था, बट मुझे तो वो ब्लिस और वो आनंद इतना ज़्यादा था और घंटों वहाँ बैठने मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं मन में था कि इस परिवार का इतना सहयोग है तो मैं इनको कुछ रिटर्न दूँ। और कुछ दिनों के बाद मैंने उनको पूछा, मैं काफ़ी देर वहाँ रहने शुरू कर चुकी थी। मैं जॉब वगैरह से भी लीव लेकर कि नहीं अभी मुझे कुछ जानना है, तो मेरे जो बॉस वगैरह, मैं उन सबको कहने लगी कि अभी लगता है मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए। और यहाँ कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को समझ में आ रही थी मेरे साथ कुछ घटना घट रही है।
और मैंने फैमिली से इस जहाँ पे आके मेडिटेट कर रही थी, मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप लोगों को किसी प्रकार की मेरी मदद मिल चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा कि हमें ऐसा तो कोई मदद नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए और उनके कुछ पैम्पलेट्स हैं, आप जहाँ भी जाते हो वो पैम्पलेट्स ज़रूर बाँट दीजिएगा। उस समय तक मैं आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह जॉइन कर चुकी थी, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जी। तो मैंने बिल्कुल ओके कह दिया कि ठीक है, आप दे दीजिए पैम्पलेट्स वगैरह। मैंने ले लिया और मैं पैम्पलेट्स लेके जहाँ जाती थी वहीं बांटती थी। वहाँ पे एक छोटा सा ओशो का आश्रम भी था, एक कमरे वाला, तो मैं वहाँ पे भी जब लोगों से मिलती थी तो मैं वो बांटने लगी। तो सबने कहा कि अच्छा ये कौन है पत्री जी, कौन आने वाले हैं, कौन आने वाले। मैंने कहा देखिए मुझे भी कुछ नहीं पता, बस ये मेडिटेशन सिखाने वाले हैं, आप लोगों को अगर आना है तो प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हैं जी। बस ये मेरा बोलना रहता था और पैम्पलेट देना, बस इतना ही मेरा काम था। अब इसी बीच वो फैमिली में साउथ से कुछ लोग आने वाले थे, उन फैमिली ने कहा कि आपको आना है यहाँ पे इस चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और ज़्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो गजब के लोग हैं। फिर मैंने कहा कि कुछ चार्जेस, बोले कि नहीं, फिर से कोई चार्जेस नहीं। ये आश्चर्यचकित होती जा रही थी मैं कि साउथ से भी लोग आ रहे हैं, वो हमें कुछ सिखाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई वो शुल्क नहीं लेने वाले। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, उनसे मिलके हम फिर और ध्यान प्रचार, मतलब वो लोग कहने लगे कि पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ करूँगी। मेरी मुलाकात नवकांत जी से हुई और नवकांत जी जो हैं उन्होंने कहा कि आप ओशो से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा यस, और मुझे ओशो के बारे में जानना है। तो उस समय मैं नवकांत के साथ काफ़ी ज़्यादा मैं कन्वर्सेशंस करने लगी। तो फिर उस समय नवकांत ने कहा कि मेरे गुरु आने वाले हैं, आप उनसे मिलिए, उसके बाद आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे ओशो से मिलना है। मैंने कहा हाँ, वेट एंड वॉच, बस सब होगा। हाँ, मैं उनके साथ रोज़ सुबह हम शाम हर एक जगह में जा जाके पैम्पलेट बांटना, लोगों को इनवाइट करना उस प्रोग्राम के लिए कि यहाँ प्रोग्राम होने वाला, वो मैंने शुरू किया। अब जैसे ही वो दिन आने वाला था जिस दिन वो कह रहे थे कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो मेरे मन में किया कि क्यों ना मैं वो गुरु से मिलने चलूं। बट उस समय तक मेरे अंदर वैसे कोई इच्छा नहीं थी कि क्योंकि उस समय तक बहुत सारे स्कैंडल चल रहे थे, ये बाबा जी वो बाबा जी, तो मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि क्यों ना मैं इनको लेने चलूं एयरपोर्ट। और इतने में मेरे फ्रेंड नवकांत ने उस समय कह दिया कि ओके प्लीज़ कम, रोज़ आप चल सकते हैं हमारे साथ। मैंने कहा ये बंदे को कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ। फिर रास्ते भर हम गाड़ी में बैठे रहे, मैंने सोचा मैं उनको देखते साथ ही मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। तो मेरे फ्रेंड ने फिर से कह दिया कि ही इज़ वेरी सिंपल, आप जैसे हो वैसे ही रहना। मैंने कहा अरे इसे फिर से मेरी बातें पता चल गई। फुलतुषी जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप पैम्फलेट बांट रहे थे, नवकांत जी के साथ आप घूम भी रहे थे और बातचीत भी चल रही थी, और गुरुजी की बात कर रहे हैं, ये गुरुजी कौन? जी, उस समय तक मुझे लग रहा था कि इनके कोई गुरुजी, मतलब उन्होंने नाम जब लिखा ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, तो मेरे लिए कॉमन से कोई गुरुजी मतलब चल रहा था। बट मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थी कि कौन गुरुजी, मुझे क्या करना, और मैं बिल्कुल भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी कि उनके गुरुजी के लिए मैं क्यों बांटूँ। बट मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड थी उस फैमिली के लिए, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, इन लोगों ने अगर ये जगह मुझे दिया है, अपने समय दे रहे हैं यहाँ पे मुझे आने के लिए, तो चलिए इनके लिए कुछ किया जाए। तो पत्री जी को वो अपना गुरुजी कह रहे थे, और वो लोग हमारे मास्टर जैसे भी, मतलब कहने के लिए वो बता रहे थे इस प्रकार से। तो आप अपनी आगे की यात्रा बताइए। पत्री जी के साथ आपकी यात्रा शुरू हुई जी, या आप मिले उनसे? जी, हम उनको लेने फ्लाइट से वो निकल के बस आ रहे थे, और दूर से ऐसा लगा मानो वाइट कलर का कुर्ता पहन के ओशो उतर के आ रहे हैं। अच्छा। और मैं बस देखते 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 ऐसा लगा मैं पूरी तरीके से खो गई। जैसे ही वो बिल्कुल मेरे क्लोज आए, मैं टोटली ज़ीरो स्टेट में पहुंच गई। और उस ज़ीरो स्टेट में जाने के बाद पत्री जी ने मुझे बहुत ज़ोर से हक किया, क्योंकि उस समय सबने बोला कि ये ओशो से बिलोंग करती हैं। तो सर ने कहा कि मैं भी ओशो का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे हक किया। और मैं टोटली ज़ीरो स्टेट जो मैंने पुणे कम्यून में फ़ील किया, तो अब मैं यहाँ पे फ़ील करने लगी। और फिर उन्होंने मुझे मेरी आंखों में देखा और कहा कि और क्या चाहिए आपको। जैसे ही उन्होंने आंखों में देखा, तो मैंने एक चीज़ कहा उनसे कि मैं
नॉन वेजिटेरियन थी अब तक, अब मुझे वेजिटेरियन बनना है। तो पत्री जी ने कहा यस, आप 99% में हो, अब 1% के लिए आप रुक गए थे, दैट इज आपका वेजिटेरियन बनना। फिर मैंने कहा, उन्होंने बोला कि आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा सर मुझे एक बच्चा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपके तो पूरी दुनिया के बच्चे संभालने हैं, आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उस समय तक मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता था, मतलब मेरे को इतना पेनफुल हो चुका था ये बेबी ना होना, और बेबी के लिए एक मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा क्रेविंग। द मोमेंट उन्होंने ये बात बोली और मुझे एक सुकून सा मिला कि यस, मेरे पास एक बच्चा है। अब दो चीज़ें मेरे लिए इतनी चमत्कारी हो गई, मैं इतनी ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी और मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे वेजिटेरियन होना है। सेकेंडली मैं बोल रही हूँ कि ओके कोई नहीं, बच्चा जब होगा तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन है। तो मेरे लिए फिर क्यूरियोसिटी कि आखिर ये है कौन। फिर मैं गाड़ी में उनके साथ बैठी तो मेरे अंदर ना कोई थॉट्स आ रहे थे, ना मैं क्वेश्चन कर पा रही थी, जबकि पत्री जी कह रहे थे और बोलिए और बोलिए। तो मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंट में चली गई और इसके बाद हम घर पहुंचे। घर पहुंच के मैं थोड़ी सी उनसे जब दूर हुई तो मेरा माइंड चलने लगा, थॉट्स चलने लगे। मैंने कहा अरे मैंने क्या कमिटमेंट कर दिया, मैंने तो वेजिटेरियन बनने के लिए कमिटमेंट कर दिया। फिर वो कमरे में फिर से बुलाए मुझे और मुझे लगा नहीं मैं तो नहीं कर सकती ये। फिर मेरी उनसे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई और पत्री जी ने मेरे मुंह पे ऐसे एक किताब फेंक के मारी वेजिटेरियन पे कि आप पढ़िए इसको, क्योंकि वो मेरे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को जान चुके थे। फिर मैंने वो किताब जैसे उनके सामने लेके पढ़ना शुरू किया, मुझे उस किताब में सारे जानवर एक्चुअल फॉर्म में दिखने लगे और वो जानवर मुझे रोते हुए दिखे। मैं शॉक्ड एकदम से, और मैं फिर उनके साथ मैं भी रोने लगी और उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ होती है, अब हमें आप किल करना बंद करें। मैं सर को देखूं, उनको देखूं, किताब को देखूं, क्या करूं। मैंने कहा ये कुछ तो भी गजब ही केस चल रहा है, क्या है ये, कौन है जो किताब की चीज़ों को जीवित कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने उनको कमिटमेंट किया कि नहीं, आज के बाद मैं किसी की हत्या नहीं करूँगी। और फिर मैं जो उनके साथ पीछे पड़ी कि ये मेरे को पूरी तरीके से कौन है जो मुझ पे इतना इफेक्ट हो रहा है, या ये एनर्जी क्या चल रहा है, ये ब्लिस कहाँ से आ रहा है मेरे, क्योंकि मैं कुछ बात करने की स्थिति में नहीं रहती थी, टोटली ज़ीरो स्टेट में, और जो हो रहा है बहुत ही बेस्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति। तो मैंने फिर इमीडिएट अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे यहाँ पे रिसर्च करना है। जॉब में कॉल करके बता दिया कि भाई अब मैं जॉब कंटिन्यू अभी नहीं कर सकती हूँ, मुझे रिसर्च करना है कि इस दुनिया में कुछ और रहस्यमय चीज़ें हैं जो शायद मुझे नहीं पता थी। तो मैं पत्री जी के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर ली इमीडिएट उसी समय, बिना कुछ सोचे ट्रेन में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर। पहली यात्रा पत्री जी की कहाँ? नागपुर में भंडारा पिरामिड के इनॉग्रेशन के लिए पत्री जी को जाना था। अच्छा। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी था। तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में भी जब मैं एंट्री करती थी, पत्री जी की आईज मुझसे बहुत ज़्यादा, बोल सकते आई टू आई कांटेक्ट होता था और उनकी आईज मुझे क्रिस्टल जैसे दिखती थी। तो वो भी मेरे लिए अनयूजुअल चीज़ें थी। अभी सब कुछ मेरे लिए एक नया चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता आखिर चल क्या रहा है। रहस्यमय तरीके से मेरी एंट्री हर जगह हो रही है। फिर यहाँ पे मुझे नवकांत जी काफ़ी मदद करते थे कि ये नहीं, ये ऐसा। और उस समय तक मैंने पत्री जी के गुस्से को देख चुका था, तो मुझे लगता था कि अगर इतने बड़े संत है तो ये गुस्सा क्यों करते हैं। फिर नवकांत जी मुझे गाइड करते थे कि जज मत करो, आप वेट एंड वॉच और लर्न करो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करते करते मैं नागपुर गई, नागपुर भंडारा ये सब करके फिर मैंने वापस आई। बट मुझे बेचैनी इतनी थी कि मुझे लगा फिर जाना चाहिए पत्री जी के साथ। फिर उस समय साई कुमार जी हैं, नवकांत जी हैं, बहुत सारे लोग मिलके मुझे अरेंज करके दिए कि पत्री जी के साथ कहाँ मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रिप मेरा गुजरात बना। अकेले मैं चली गई गुजरात फर्स्ट टाइम। अब वहाँ पे जाके मैंने सबसे पूछताछ चालू करी ओशो के बारे में और पत्री जी के बारे में, क्योंकि मेरे लिए कंफ्यूजन था कि ये ओशो है कि पत्री जी है। देखा तो मैंने ओशो के रूप में है, बट है उनका नाम वगैरह फिजिकल बॉडी तो आप पत्री जी की और नाम पत्री जी थे। यस, लेकिन फीलिंग और मैं उनको जो देखी थी एक झलक, तो मुझे ओशो दिख रहे थे। तो मैंने वहाँ गुजरात में सब लोगों से इंटरव्यू करना शुरू किया
ओशो के नाम पे। सबने कहा ये यही लिविंग ओशो है, आपको नहीं पता? मैं और आश्चर्य कि ऐसे कैसे हो सकता है। यस बोले नहीं, ओशो की जो हरकतें थी, ओशो जैसे गुजरात में आके जो चीज करते थे वो भी चीज पत्री जी करते हैं। तो धीरे धीरे उस समय पत्री जी के जो मतलब रिलेटिव है उनके यहाँ मेरा रहना हुआ। मैं धीरे धीरे बहुत सारी बातें पत्री जी के बारे में जानने लगी और पता चला कि वो खाना भी खुद बनाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें पूरा एंटरटेन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई और अलग अलग सेशंस, उस समय रीटा माँ जी हैं, रीटा कैप्टन, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये पूरा जर्नी में के दौरान मैं पत्री जी के साथ ट्रैवल करने लगी गाड़ियों में सब। और मैं जब जो सोचूं, एक बार रास्ते में लगा कि मुझे गुपचुप खाना है, पत्री जी ने गाड़ी रुकवा दी और कहा कि चलिए गुपचुप खा के आते हैं। तो मैंने सोचा ये एनलाइटन लोग गुपचुप भी खाते हैं क्या? और उनको समझ में आ गया ये बात कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो गई। इसका मतलब मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जीऊँगी ऐसा नहीं है। तो अब मेरी जो क्वेश्चन से कि अब समझ में आ रहा है कि एक एनलाइटन तो है, बट क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या और ज़्यादा अलग से होता है इनकी लाइफ में, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। बट तो मैं वो रिसर्च करने लगी। तो इस प्रकार से एक के बाद एक मैं ट्रैवल करने लगी पत्री जी के साथ। पत्री जी ने मुझे दिखाया कैसे मेडिटेशन सेंटर्स ओपन होते हैं, क्या क्या होता है। उन्होंने अपना कर्नूल का सेंटर मुझे दिखाया, कैसे काउंसलिंग चेम्बर होता है, कैसे मेडिटेशन कंडक्ट किया जाता है। एवरीथिंग पत्री जी ने उस समय मुझे ट्रेनिंग दी। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरा इस धरती पे क्या रोल है। और एक कन्फ्यूज़न होता है जब आप अध्यात्म में या मेडिटेशन में आते हैं, तो मैंने पिछले गुरु को छोड़ना चाहिए कि नहीं, मेरे को वो लोगों ने इतना मेहनत किया, अभी इस गुरु को पकड़ूं कि नहीं, ये कन्फ्यूजन मेरे अंदर भी था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले गुरु धारण किए होते हैं और फिर ध्यान उनके जीवन में आता है, अब गुरु छूट जाएगा, यहीं पे ही उनका कन्फ्यूजन रहता है कि हम छोड़े या ना छोड़े, हमें क्या करना है। तो आपसे हम ये भी जान लेंगे कि किस तरीके से आपने समझा उसको। तो मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। फिर इसी दौरान मुझे बहुत ही चमत्कारी तरीके से पत्री जी का सारा स्वरूप दिखा। मुझे उसमें साईं बाबा भी दिखे, जीसस भी दिखे, पत्री जी भी दिखे, ओशो भी दिखे। जिन जिनको मैं मानती थी वो सारे एक सीक्वेंस में खुली आंख से दिखे मुझे। और पत्री जी मेरे बगल में बैठे हुए थे। तो मैंने जो वो मिरेकल देखा खुली आंखों से, उस दिन मुझे ये समझ में आया कि ओके, यही सब कुछ सेम है, हम सिर्फ अलग अलग वेशभूषा में है। सत्य एक ही है और जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक साथ एक ही है। एक टाइम में, एक ही लाइफ टाइम में कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रहा है। तो अब तक के सारे कॉन्शियसनेस उसमें क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो कुछ डिफरेंस बचा ही नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे गुरु का काम मैंने छोड़ दिया। आपने 12वीं कंप्लीट की तभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। अब अगर गिल्ट में हम रहते हैं कि नहीं मेरी 12वीं क्यों छूट रही है, तो हम ग्रेजुएशन में नहीं कर पाएंगे, 12वीं भी नहीं हो पाएगी। 12वीं तो पहले ही क्लियर है। तो ये अज्ञानता से मैं उसी समय बाहर आई और मैंने पत्री जी को पूछा कि आप बताइए मुझे छत्तीसगढ़ में क्या काम करना है। तो उन्होंने बोला हाँ 10 साल लगाया मैंने आपको ढूंढने में, अब आपको छत्तीसगढ़ में ध्यान प्रचार में पूरी तरीके से आगे आना है। फिर एक के बाद एक मेरे को अलग अलग ऑफर्स आते गए। वहाँ पे शैलेंद्र जैन जी हैं, उनके वहाँ पे मुझे जॉब ऑफर आया, जो सबसे पहले पुराने रायपुर में लाने वाले पत्री जी को वही है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों में मतलब मदद करने के लिए कि चलो आप यहाँ जॉब कर लीजिए, वो सारा चीज़ चलता गया। और फिर धीरे धीरे अब मेरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से एंटर करने के लिए तैयार थी। जॉब भी मुझे वैसे ही मिल गया। मैंने अपना पुराना जॉब छोड़ा, जबकि कोई अलाउ नहीं कर रहे थे, उसके एक्सेप्टेंस में ही नहीं थे उसके रेजिग्नेशन को। तो ये करते करते धीरे धीरे मेरी एक नई दुनिया शुरू हो गई। सारे फ्रेंड्स के अंदर में टेंशन था कि ये तो इतनी ग्रीडी है, इसके अंदर इतना लालच है, गोल्ड का सब चीज़ का भी, कैसे करेगी। तो सबने सोचा कि हो सकता है कुछ दिन का इसका वो है, खुमारी है, फिर कुछ दिन में उतर जाएगी। सबको वेट एंड वॉच लग रहा था। जब मैंने अपने सेंटर को मेडिटेशन के लिए डिवोट कर दिया, उस दिन सबका थोड़ा सा हिलना चालू हुआ, क्योंकि जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं
उस समय जॉब से मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था, तो ऐसा कुछ अर्निंग मैं नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने वो सेंटर को भी डोनेट कर दिया, क्योंकि जब मैंने पत्री जी से बात करी कि सर मुझे सेंटर्स ओपन करना है, तो सर ने कहा था आपको हज़ारों सेंटर ओपन करने हैं, एक नहीं। तो पत्री जी ने उस समय जो जो बातें कही थी वो आज कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीज़ें वैसे ही कर रही हूँ। तो उन्होंने तब तो कहा, तब मुझे नहीं समझ में आया, और उस समय थोड़ी पेनफुल भी रहती हैं चीज़ें कि अरे इतने सारे हम काम कैसे करेंगे। तो इसके बाद फिर एक के बाद एक चीज़ें आगे बढ़ती गई। मेडिटेशन सेंटर ओपन हुआ, सारे यंगस्टर्स की टीम इकट्ठी हुई और सारे यंगस्टर्स मिलके इसमें काम करते हैं, वॉलंटियरली लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये सिलसिला निकल पड़ा। फुलतुषी जी, हम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जीवन सांसारिक से आध्यात्मिक और बढ़ गया और आपने उसमें बहुत से रिसर्च भी करी है और आगे बढ़ते गए। तो क्या इस ड्यूरेशन में आपका सांसारिक जीवन कैसा रहा, ये हम समझना चाहते हैं। यस, इस दौरान मेरे को मेरे हस्बैंड से सपोर्ट मिलता जा रहा था और मैं हर चीज़ उनको बताते जा रही थी कि मेरे अंदर ये प्यास चल रही है, ये खोज चल रही है। और चूंकि मुझे एक क्रेविंग थी कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं मेंटली भी काफ़ी परेशान थी। तो हस्बैंड को लगा कि जहाँ ये खुश है, सेटिस्फैक्शन में, तो चलो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। एक के बाद एक मेरी टिकट करके देते थे और मैं उनको बोलती थी कि आज मैं यहाँ हूँ। एक एक चीज़ मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती थी उनसे। अच्छा। तो इसके कारण हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक साधारण इंसान की तरह मुझे रखना नहीं चाहते थे कि चलो तुम मेरा खाना बनाओ, चलो तुम मेरा केयर करो। वो कहते थे कि हम दोनों मिल के खुश रह के ज़िंदगी को हमें चलाना है। तो अगर तुम्हारे अंदर प्यास जगी है कुछ जानने की, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं कि मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कौन धोंगे, वो काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी जर्नी में आगे निकलो। तो ये सपोर्ट मेरे हस्बैंड के कारण ही मेरे को मिला और हम दोनों की जो बॉन्डिंग है उसके कारण बहुत लोग आश्चर्य करते थे कि वो इतना सपोर्ट कैसे करता है, कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली सबको लगता था कहीं अभी लोग अलग ना हो जाए, क्योंकि इसकी वाइफ तो सिर्फ अध्यात्म कर रही है, घूम रही है, क्या पता इसको वापस आना भी मन है कि नहीं। लेकिन ये सब मिथ खत्म हो गए जब मैं PSSM के कोर प्रिंसिपल्स को समझी कि आप कभी भी कोई चीज़ छोड़ के नहीं जा रहे, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आना तो आपको वापस है। तो ये बातें बिल्कुल प्रूफ हुई, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत लड़के पत्री जी से मिली, पत्री जी को बोली कि सर अब मुझे वापस नहीं जाना है। तब उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक इंसान संसार में रहकर ही सब कुछ कर सकता है, संसार छोड़ के अगर वो आया तो वो आध्यात्मिक इंसान नहीं है। तब मैंने वापस अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड किया कि अच्छा, मेरे को जितनी छूट मिल रही है, जितना सपोर्ट मिल रहा है, मैं उसको लिए ग्रेटफुल रहूं। जो नहीं मिल रहा है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे लर्न करना है एक्सेप्टेंस और पेशेंस को। तो इसलिए हमारी बॉन्डिंग, हमारा संसारिक जीवन इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे तकलीफों के बाद भी हम वो बॉन्डिंग को बनाते हुए वो मेरे को सपोर्ट मिलता चला जा रहा था। आगे बढ़ते रहे आप उन बाउंडिंग्स के साथ ही, और जीवन को आपने दोनों बैलेंस कर दिया। जैसे कि जो PSSM का एक प्रिंसिपल है कि 50% अध्यात्म और 50% आपका संसारिक जीवन होना चाहिए, और सीखने के लिए संसारिक जीवन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने अनुभव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया फुलतुषी जी, हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपकी सुंदर यात्रा को और सुनने के लिए। दर्शकों, समय की पाबंदी के कारण हम अभी फुलतुषी जी की आत्मा की यात्रा को यहीं रोक रहे हैं। आगे और सुनेंगे भाग 2 में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।